हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, जिसको इंडियन इकोनॉमी में 1991 के रिफॉर्म के अंदर इनिशिएट किया गया था, या आप कहें अडॉप्ट किया गया था। हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया है इकोनॉमिक रिफॉर्म के मतलब को, साथ ही साथ नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमने डिस्कस किया, और फिर हमने देखा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या मतलब है और उसको कब अडॉप्ट किया गया, क्यों अडॉप्ट किया गया, किसके कहने पे अडॉप्ट किया गया, और उसके अंदर कौन कौन सी मेन पॉलिसीज़ को या उपाय मेजर्स इनिशिएट किए गए या फिर अडॉप्ट किए गए। उसी के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा 3 मेन उपाय किए गए थे, जिसमें था पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों ही पॉलिसीज़ को वन बाय वन करके हमें डिस्कस करना है। शुरुआत आज के क्लास से हम करेंगे लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्लास को, और हम बात करने वाले हैं द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लिबरलाइजेशन को समझते हुए हम कह सकते हैं कि इट मीन्स टू फ्री द इकोनॉमी। अभी यहाँ पे फ्री का क्या मतलब है, तो हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का अडॉप्शन किया गया था, और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण इंडिया का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट था, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों के दोनों हैम्पर हो रहे थे, इन्वर्सली अफेक्टेड हो रहे थे। मतलब रूल्स रेगुलेशंस इकोनॉमी के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए होते हैं, बट 1950 से 1990s तक के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के बजाय उनको घटा रहे थे। तो इन्हीं सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस से इंडियन इकोनॉमी को फ्री कर दिया गया। सो द पॉलिसी फॉर द फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ imposed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी पॉलिसी को हम लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस, और यू कैन से इट इज़ अ पॉलिसी अंडर विच इंडियन इकोनॉमी वर गेट फ्रीडम, और यू कैन से कि वो फ्री हो गई तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन से जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू किया गया था। इसी के बाद लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई इम्पॉर्टेंट मेजर्स अडॉप्ट किए गए। फिर लिबरलाइजेशन आया तो इसके अंतर्गत कई सारे उपाय किए गए। तो जितने भी उपाय या जितने भी स्टेप्स लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में लिए गए हैं, उनको हम पहले वन बाय वन करके देख लेते हैं कि किस किस तरह के से रिफॉर्म की शुरुआत हुई, या आप कहो कि क्या सुधार किया गया लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में। हम उनकी बात करने वाले हैं। मेजर्स भी वही कहलाएंगे, रिफॉर्म्स भी वही कहलाएंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सबसे पहली सुधार की गई वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में की गई इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म किया गया, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया गया सबसे पहले। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के बाद इंडिया में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें भी सुधार हुआ।
फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री में सुधार किया गया। देन फिर लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में फिस्कल पॉलिसी या फिर आप इसको कहें टैक्सेशन, उसमें काफ़ी सुधार किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। जो टैक्सेस लगाए जाते थे ऑन द प्राइवेट सेक्टर, उसमें कई तरह से सुधार लाया गया। और फिस्कल का मतलब वही हुआ वित्तीय क्षेत्र। हम लोग इसके बारे में डिटेल में इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ मेजर्स बता रही हूँ। तो 3 सेक्टर्स में सुधार के बाद इसमें और सेक्टर्स में सुधार किया गया, जैसे कि फॉरेन ट्रेड सेक्टर में भी रिफॉर्म किया गया। फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स भी किया गया है इंडियन इकोनॉमी में। फॉरेन ट्रेड बोल सकते हैं आप, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज भी बोलेंगे तो भी चलेगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब भी हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड बोलने का मतलब भी वही हुआ, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इंडिया में जितनी भी व्यापार की नीति थी और इन्वेस्टमेंट की नीति थी, सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ था, उन पॉलिसीज़ में भी सुधार किया गया। और ये कुछ मुख्य सुधार के क्षेत्र या सुधार के उपाय किए गए इंडियन इकोनॉमी में अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अब इन पांचों टर्म्स को, इन पांचों तरह के रिफॉर्म को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर एक रिफॉर्म में क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। हालांकि सुधार हुआ, तो जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, तो क्या सुधार किया गया इसके अंदर। वहीं पे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है जिसमें आपका बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह मेनली आते हैं, उन सब में किस तरह का रिफॉर्म किया गया। देन फिस्कल टैक्स रिफॉर्म आता है आपका, उसमें क्या किया गया। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और इस तरह से लिबरलाइजेशन के अंदर अपनाए गए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिफॉर्म किया गया, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में कई तरह की पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया। जो रिफॉर्म की स्टार्टिंग हुई, शुरुआत किया गया इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म से, वो आपका जुलाई 1991 में किया गया, जिसके तहत इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पहले की बनी हुई थी, उसमें गवर्नमेंट ने कई तरह से सुधार किए। गवर्नमेंट ने उन पॉलिसीज़ को बदल दिया, और इस बदलाव को उन्होंने किस तरह से किया, इसको मैं आपको इसके अंदर पॉइंट वाइज बताती हूँ। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ले लिया गया, दैट वाज एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग।
सबसे पहला जो स्टेप था वो था एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देखिए, इंडिया में बिफोर 1991 ये रूल था कि किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती थी। बिना इंडस्ट्रियल लाइसेंस के कोई भी प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति इंडस्ट्री का सेटअप नहीं कर सकता था। अकॉर्डिंग टू दैट, इन सारी स्थिति में जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स थे जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उन नए एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी परेशानी महसूस होती थी, क्योंकि ये लाइसेंसिंग सिस्टम और लाइसेंस का परमिट बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, काफ़ी लंबा वक्त लगता था गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलने में। साथ ही साथ उस लाइसेंस में इन्वेस्टमेंट के लिमिट को तय कर दिया जाता था, इंडस्ट्रीज़ में क्या प्रोड्यूस्ड होंगे, इन सारी चीज़ों को उसमें मेंशन किया जाता था। और लाइसेंस में जो मेंशन हुआ करता था उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ कुछ भी और दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बातें जो हैं, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं कम कर रही थी, इंडिया में रोक रही थी उसके डेवलपमेंट को। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की पॉलिसी 1991 से पहले इंडिया में अडॉप्ट करी गई थी, उसको 1991 के रिफॉर्म के तहत बंद कर दिया गया। एबोलिशन मतलब हटा देना, और इंडिया में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी के सारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पर ऑल इंडस्ट्रीज़ को फ्री कर दिया गया कि बिना लाइसेंस के वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर, कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी की इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको लाइसेंसिंग सिस्टम से फ्री कर दिया गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप इंडियन इकोनॉमी में लिया गया। अच्छा, इसमें मैंने बोला कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर, तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको छोड़ दिया गया? तो इसमें मेनली आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स आ जाते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोड्यूस करने वाले इंडस्ट्रीज़, सिगरेट बनाने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे, उन पर लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस छोड़ दिया गया था, मतलब इनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती। साथ ही साथ जो आपके ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़, आपके इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जितने भी हैं, डेंजरस इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में पटाखे या बारूद के साथ जितने भी काम करने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, डेंजरस केमिकल्स को भी इसके अंदर रखा गया था। डेंजरस केमिकल्स में आपके वैसे सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि डेंजर होते हैं, आपके वेपन्स जो हैं, हथियार, उस तरह की इंडस्ट्रीज़ को, इन सब के अलावा बाकी के जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको लाइसेंसिंग सिस्टम से फ्री कर दिया गया था अंडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इन द इंडियन इकोनॉमी। कब? तो ड्यूरिंग द 1991 का रिफॉर्म। ये सबसे पहला सुधार इंडियन इकोनॉमी में किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। फिर क्या हुआ? ये पहला स्टेप था। उसके बाद इसी में दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, और वो किया उन्होंने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर के रोल को इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट के प्रोसेस से काफ़ी हद तक घटा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, उन तमाम इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है वो उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है जितना बेहतर होना चाहिए। तो इस स्थिति में सरकार ने अपने अधीन
जितने भी उद्योगों को रखा हुआ था उन उद्योगों में कमी कर दी गई, रिड्यूस कर दिया गया। और जैसा कि हम याद करेंगे, आईपीआर 1956 की पॉलिसी में कैटेगरी 1 के अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज थे जिनका ओनरशिप गवर्नमेंट सेक्टर के पास था। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म किया जा रहा था तो इन 17 उद्योगों का जो ओनरशिप है वो रिड्यूस कर दिया गया और इसको घटा करके सिर्फ और सिर्फ 3 रखा गया। कहने का मतलब है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने अधीन रखी हुई थी, मुख्यतः मेनली बड़े बड़े उद्योगों की संख्या 17 थी, उनको 17 से घटा करके कर दिया गया 3, और सिर्फ बाद में 3 ऐसे उद्योग थे जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। उसके बाद इसको भी घटा करके 3 से कर दिया गया 2। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे तो आपको एक ही देखने को मिलेगा, बट 3 इंडस्ट्रीज जो थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में छोड़ दिए गए थे। इन 3 में से एक था आपका एटॉमिक एनर्जी, दूसरा था माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, तीसरा था आपका इंडियन रेलवे। और बाद में इसमें 2 में सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवे को रखा गया। एटॉमिक मिनरल्स का जो माइनिंग था उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया, और प्रेजेंट टाइम पे रेलवे के भी कुछ पोर्शन आपको प्राइवेटाइज मिलेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो ये घट करके सिर्फ 1 हो गया है। ओके, तो ये जो किया गया ये मुख्यतः इसलिए किया गया ताकि गवर्नमेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से इंडस्ट्रीज़ को चला नहीं पा रहे थे, और इस स्थिति में प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप सौंपना बुद्धिमता था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया पब्लिक सेक्टर के रोल को, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर। उसके अलावा इसमें और भी कई तरह के चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक सेक्टर के रोल को घटाने के अलावा भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के अंदर और भी बहुत तरह के काम किए गए, जैसे कि डीजर्वेशन किया गया ऑफ प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन by small scale industries। जितने भी एसएसआई थे इंडियन इकोनॉमी में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितने भी थे, उन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन को भी काफ़ी हद तक इंडिया में रिजर्व किया गया, और उनके इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंडस्ट्रीज़ में बढ़ा दिया गया। और बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो कितना किया गया, तो एसएसआई के इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया अप टू 1 करोड़, जिसका लिमिट पहले काफ़ी कम था, 25 लाख, फिर उसको बढ़ा के 50 लाख किया गया था। बट क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, अकॉर्डिंग टू दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिमिट को, इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया, और बढ़ा करके कर दिया अप टू 1 करोड़, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी काफ़ी फ़ायदे थे इंडियन इकोनॉमी में, और इनके भी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था बिफोर 1991, क्योंकि इसके इन्वेस्टमेंट लिमिट को काफ़ी कम रखा गया था। साथ ही साथ इन इंडस्ट्रीज़ में जो प्लांट या इनकी जो मशीनरीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो साइज़ है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड वे में रखा गया था। सो इन स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चूँकि
इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म करना था, उसमें सुधार लाना था, और ऐसा करते हुए उन्होंने 1991 की शुरुआत में कुछ ऐसे गुड्स रखे जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड किए जा सकते थे। और प्रेजेंट टाइम पर अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी इकोनॉमी में, वो वैरायटी ऑफ गुड्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है बाय इन्हांसिंग देयर इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जिसको बढ़ा करके कर दिया गया है ₹1 करोड़। तो इस तरह से एसएसआई के भी लिमिट को बढ़ाया गया ताकि हमारे देश में ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म हो पाए। सिर्फ बड़े उद्योगों पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि छोटे उद्योग जितने भी थे इंडियन इकोनॉमी के, उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया 1991 के रिफॉर्म में। देन नेक्स्ट स्टेप लिया गया प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट फोर्सेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा। इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। देखिए, इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते थे बिफोर 1991 के पहले, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमतें हुआ करती थी, उनके डिटर्मिनेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ पहले फ्री नहीं हुआ करते थे। प्राइस कंट्रोल या प्राइस फिक्सेशन जो होता था, कीमत का निर्धारण जो होता था, वो 1991 के पहले और 1991 तक देखा गया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डायरेक्टिव पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसके अनुसार होता था। मतलब कहने का है कि बिफोर 1991 वस्तु और सेवाओं का जो कीमत निर्धारण होता था वो किसके द्वारा होता था? गवर्नमेंट के द्वारा होता था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट, इंडस्ट्रीज जितने भी थे प्राइवेट सेक्टर के, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत को खुद तय नहीं कर पाते थे, बल्कि सरकार की जो भी पॉलिसी बनती थी उसी के अनुसार ये काम होता था। 1991 में, जब जुलाई 1991 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म किया गया, तो उसके तहत इस क्षेत्र में भी सुधार कर दिया गया और इंडस्ट्रीज़ को इस बात की आज़ादी मिल गई कि उनके गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत सरकार के द्वारा अब तय नहीं की जाएगी, बल्कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे उनकी कीमत का निर्धारण, गुड्स मतलब वस्तु, उनकी कीमत का निर्धारण उस वस्तु की बाज़ार में मांग कितनी है और उस वस्तु की बाज़ार में पूर्ति कितनी है, डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, इन दोनों की मदद से प्राइस का डिटर्मिनेशन डिसाइड कर दिया गया अंडर द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। तो कीमत का निर्धारण जिसको पहले सरकार के द्वारा किया जाता था, 1991 के रिफॉर्म के तहत उसका निर्धारण मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया। बाज़ार में वस्तु की मांग कितनी और उसकी पूर्ति कितनी, इसके अनुसार तय करने की अनुमति मिल गई, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को आज़ादी मिल गई। ये एक बड़ा चेंज रहा। यही नहीं, हर एक इंडस्ट्रीज़ और हर एक सेक्टर में, हर एक स्टेप में गवर्नमेंट ने बहुत ही लिबरलाइज पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पुरानी पॉलिसीज़ जो कि 1990s तक इंडिया में चल रही थी, उनसे उत्पन्न समस्याओं को दूर किया जा सके और इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्टिव तरीके से प्रमोशन मिल सके, प्रमोट किया जा सके। उसके अलावा इंडिया में इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पर भी जो कंट्रोल थे उसको हटा दिया गया। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स,
इंडियन इकोनॉमी में कई तरह की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा था, जिसमें वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम तो था ही था, साथ में प्राइवेट सेक्टर को कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं मिला था, कीमत निर्धारण नहीं कर सकती थी इंडस्ट्रीज़, छोटे उद्योगों को इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाने की इजाज़त नहीं थी। उसके अलावा जो भी गुड्स, कैपिटल गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे थे, उन पर भी रोक लगा दी गई थी 1990 तक की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। 1991 की शुरुआत में वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला इंपोर्ट ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर इंडिया में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, जिसको हमने हमारे लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी, जिसमें उन्होंने इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को रोकने के लिए उसके प्रोडक्शन को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के द्वारा प्रमोट कराया, और इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ का इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट ने उस पर कई तरह से कोटा डिसाइड कर दिया, जिसमें टैरिफ लगाकर कैपिटल गुड्स को महंगा किया जा रहा था। साथ ही कोटा का डिटर्मिनेशन करके क्वांटिटीज़ जो थे इंपोर्टेड गुड्स के, उनको भी फिक्स कर दिया जाता था। बट बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि इंडियन इकोनॉमी में इन सारी पॉलिसीज़ का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पर ये असर हुआ कि इंडियन इकोनॉमी के जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे थे, उनकी क्वालिटी डे बाय डे बहुत ही ख़राब होती चली गई, क्योंकि विदेशी वस्तुओं को जब हमने उसके आयात को रोका तो इससे हमारे देश की वस्तुओं का प्रतियोगिता जो है वो ख़त्म हो गया, और बिना कंपटीशन के गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी बिगड़ने लगी। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 1991 में जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में सुधार किया गया, उसके तहत इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को इंडियन इकोनॉमी में फ्री कर दिया गया। फ्रीडम मिल गया कि कैपिटल गुड्स के तौर पर हम मशीनों का, साथ ही साथ बेहतर टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर सकते हैं, और उनको हम विदेशों से मंगवाते हुए अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस को और भी ज़्यादा डेवलप बना सकते हैं, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को हमारे देश में आज़ादी मिल गई ड्यूरिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, जिसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर देख रहे हैं कि कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। ओके, इसी के साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म है ये कंप्लीट होता है। हमने देखा कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में इकोनॉमी को फ्री किया गया, और हम यहाँ पे पहले सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र में कई तरह से सुधार लाया गया, जिसमें सबसे पहले तो लाइसेंसिंग सिस्टम बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट सेक्टर का रोल जो कि बहुत ज़्यादा रखा गया था 1991 के पहले तक, उसको घटा दिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन को 1991 के पहले रिस्ट्रिक्ट रखा गया था, जिसको बाद में काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला। और ये बढ़ावा कैसे मिला? तो ये बढ़ावा मिला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर। इतना ही नहीं, वस्तु और सेवाओं के कीमत निर्धारण को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड और सप्लाई से उनके कीमतों का निर्धारण होना शुरू हो गया, और कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को भी फ्री कर दिया गया। इकोनॉमी अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर आप बात करो तो 1991 के बाद से इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल फ्री हो चुकी है कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट्स के लिए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज़ के इंपोर्ट के लिए, और इन सब से इंडियन इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस मिला है, और वो भी मॉडर्न बेस मिला है। साथ ही साथ डेवलपमेंट जो हुआ है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो
प्रायर टू 1991, बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991 में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चेंजेस देखने को मिले। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप रहे जिसको औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करते हुए भारतीय सरकार के द्वारा 1991 में अपनाया गया। इसी के साथ हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म कंप्लीट होता है और अब हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिबरलाइजेशन के अंदर कई सारे सेक्टर में सुधार किया गया है। ये अभी हमने एक सेक्टर देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके बाद हम और अदर सेक्टर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के तौर पर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, कि उसमें किस तरह का सुधार किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उसे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।